बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। चलिए जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। नावल का नाम है बासिल, बाय राइटर बाय हुमा वकास। एपिसोड नंबर 2। कुछ आवाज़ें थी जिनकी मध्यम बाशकश जो पहले मक्खियों की भिनभिनाहट की सूरत सुनाई दे रही थी, अब वाज़ेह होने लगी थी। उसने आंखों को खोलने की कोशिश की, जिसके बाद सर में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ, ऐसे जैसे सर किसी शिकंजे में जकड़ा हुआ हो। आंखों के पपोटे सूजे होने के बाद आंखों पर वजन महसूस हो रहा था। उसकी आंखों की ऊपरी जिल्द नीली हो रही थी, जिसने ठंड के बाद अकड़ाहट लिए हुए था। वो दाएं करवट लकड़ी के बने फर्श पर लेटी हुई थी और करवट के बाद जिस्म का ऊपरी हिस्सा बर्फ हो रहा था। आहिस्तेगी से शदीद सरदर्द को बर्दाश्त करते हुए जबड़े भींचकर आंखें ज़बरदस्ती खोली। कितनी ही पलकें टूटने की तकलीफ के बाद मुंह खुल गया। पलकें माथे से बहने वाले खून के सबब आंख के निचले हिस्से से चिपक गई थी। अब ज़बरदस्ती उनको खोला तो पलकें चिपक कर टूट गई थी। आंखें खुलते ही सब वाज़ेह हो गया। वो उसी लकड़ी के बने छोटे से डरबे नुमा कमरे के फर्श पर लेटी थी, जहाँ वो पिछले 2 दिन से कैद थी। उसे लाविया में आए आज तीसरा दिन था। आहिस्तेगी से गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखा। वहाँ अब लकड़ी के तख्ते लगाकर कील ठोक दिए गए थे। इतनी ठंड में भी गले में कांटे चुभे जैसा एहसास हुआ। लबों के किनारे पर खून मुंजमद था। कल रात का सारा मंजर निगाहों में घूम गया। हाथ को फर्श पे रखकर कोहनी के बल ऊपर उठी। इस छोटे से कमरे में एक लकड़ी के पलंग, जगह जगह मकड़ी के जालों, मिट्टी और इसके कपड़ों की अटैची के सिवा कुछ नहीं था। वो उठकर बैठ चुकी थी। बाहर से आती आवाज़ें अब वाज़ेह हो रही थी। एक आवाज़ तो लीताओ की थी, जबकि दूसरी आवाज़ किसी अनजान मर्द की थी। लीताओ पे चीख रहा था। वो लड़खड़ाते हुए वो मुश्किल उठी। घुटनों पर खून जमा हुआ था। सफ़ेद नाइटी जगह जगह से खून से लथपथ थी। जिस्म सर्दी के बाद सकड़ रहा था। वो अब आहिस्तेगी से कदम उठाती कमरे के दरवाजे के पास आई और लकड़ी से बने इस टूटे फूटे दरवाजे में मौजूद अनगिनत सुराखों में से एक सुराख पर आंख की पुतली टिका दी। दूसरी तरफ का मंजर साफ वाज़ेह था। वही मैला कुचला छोटा सा हॉल नुमा कमरा, जिसमें 2 कुर्सियां और उनके बीच एक मेज थी। एक तरफ एक लोहे के मेज पर चूल्हा और कुछ गंदे बर्तन पड़े थे। दीवार पर जगह जगह खूंटियों पर कपड़े लटक रहे थे। कमरे के वस्त में उस रात जिस आदमी की टांग में कांटा चुभोकर वो भागी थी, वो लीताव का गिरबान थामे खड़ा था और चीनी जबान में उस पर चीख रहा था, मेरा सारा पैसा वापस कर। एक एक पाई जो मैंने पाकिस्तान भिजवाए थे वो भी। वो आदमी गुर्रा रहा था। लीताओ बार बार आंख मिचकर उसके अताब से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम्हारी वजह से बीवी होने के बावजूद मैंने आज तक उसे हाथ नहीं लगाया। तुम्हें बिल्कुल अनछुई लड़की चाहिए थी, छोटी उम्र और लीताओ उसे कायल कर रहा था या वजाहत दे रहा था, मगर उसने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही लीताओ का गिरबान दबोचकर उसे हवा में मुअल्लिक कर दिया। लीताओ के पाँव अब फर्श से चंद इंच की ऊंचाई पर हिल रहे थे और शक्ल सांस बंद होने की वजह से सुर्ख हो रही थी। मेरे किसी काम की नहीं वो, चाहे अनछुई है, वो डायन है, लड़की नहीं है। देखा नहीं कल रात मेरा क्या हाल किया उसने। तो मुझे मेरा पैसा वापस करो, मुझे नहीं चाहिए वो। आदमी ने दांत पीसते हुए लीताओ की पेशकश ठुकरा रहा था। लीताओ अपने दोनों हाथों की मदद से उसके हाथों की गिरफ्त कम करने की नाकाम सही कर रहा था। तुम एक ट्राई करो। और बहुत मारा है कल उसे मैंने, आज चूपी नहीं करेगी। तुम ही पहले हो जिसको वो पेश हुई है। लीताओ वो मुश्किल बोलते हुए उसे पुचकार रहा था। दरवाजे के पार आँख की सियाह पुतली में खौफ के साए लहराए गए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, वो तैश में चिल्लाया। ओके ओके, मैं कल उसे शहर बेचने जा रहा हूँ, तुम्हें परसों पैसे मिल जाएंगे। लीताओ हाथ जोड़े उससे मोहलत मांग रहा था। हर हाल में, नहीं तो वही कांटा अब की बात तेरे अंदर घुसा दूंगा, समझा। उसने एक झटके से लीताओ को छोड़ा। वो लड़खड़ाकर पीछे पड़ी कुर्सी से टकराया। आदमी अब गुस्से से उसे घूर रहा था, जबकि लीताओ जमीन पर लेटा सांस बहाल करता हुआ खांस रहा था। उस आदमी ने घूर कर आखिरी निगाह लीताओ पर डाली और फिर लंगड़ाता हुआ घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यकीनन कल रात कांटा चुभने की तकलीफ उसे बहुत ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि उसने न सिर्फ कांटा उसकी ईरान में गाड़ा था, बल्कि उस पर अपना पूरा वजन डाल दिया था, जिसके बाद वो उसकी जिल्द के अंदर गहराई में पेवस्त हुआ था। वो अब भी यूं ही आंख टिकाए बाहर का मंजर देख रही थी कि अचानक लीताओ के दरवाजे की तरफ देखने पर दुबक के पीछे हुई। खौफ की लहर ठंड से अकड़े जिस्म में सरायत करने लगी। कदमों की चाप अब दरवाजे की तरफ आ रही थी। दरवाज़ा धड़ की आवाज़ से खुला। वो जो पलंग पर बैठी थी कांप कर पीछे हुई। लीताओ तिलमिलाकर उसकी तरफ आया और उसे बाजू से खींचकर जमीन पर पटका। वो कर रह गई। पता है मेरा कितना नुकसान किया है तूने। वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी था। इसको अनछुई लड़की देने का पैसा लिया था मैंने। लीताओ उसके सर पर खड़ा चीख रहा था। वो तो बस तेज तेज सांस ले रही थी। लीताओ को उसके घूरने पे मजीद गुस्सा आया। उस पर फिर से टांगों की बरसात शुरू कर दी।
وہ باہر ہونے والی اپنی ساری تذلیل کا بدلہ اب اس سے لے رہا تھا۔ اس نے ٹانگوں کو سمیٹ کر پیٹ سے چپکا لیا۔ لیتاؤ کے پاؤں اب ٹانگوں پر اور کمر کی ہڈیوں پر لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل ٹانگیں مارتے ہوئے چیخ رہا تھا، اور تم نے کیا حال کیا اس کا کل؟ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تیش میں مٹھیاں بھیجی۔ غصے میں کانپتے ہوئے وہ اب اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبو چکا تھا اور چہرہ جھٹکا دے کر اوپر کیا۔ وہ تکلیف اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ تجھے یہ سب کرنے میں بہت مسئلہ ہے نا؟ اب دیکھنا، یہ جسم جسے تو نے چھونے بھی نہیں دیتی، کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ وہ بار بار اس کی گردن کو جھٹکے دے رہا تھا۔ تمہارے سارے اعضاء ایک ایک کر کے نکال کر بیچے جائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گرا رہا تھا۔ بال چھوڑ کر اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال میں پڑے میز تک گیا۔ وہاں سے ایک پیالی اٹھائی اور اس تک واپس آیا۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے اسے بار بار آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہے؟ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے وہ استہزائیہ پوچھ رہا تھا۔ بھوک سے تو واقعی بہت برا حال تھا۔ چہرہ اوپر اٹھایا، لیتاؤ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ فرش پر پھینک دی۔ پلیٹ نیچے گرتے ہی اس میں موجود سارے نوڈلز زمین پہ ڈھیر ہوئے۔ وہ قہقہ لگاتے ہوئے گھٹنوں کے بل نیچے اس کے بالکل سامنے بیٹھا۔ کھاؤ کھاؤ۔ بالوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر نوڈلز کے ڈھیر پر رکھ کر دبایا۔ وہ نوڈلز پر اس کا چہرہ مسل رہا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی اور پوری قوت لگا کر چہرہ اوپر کرنے کی کوشش کی، مگر 3 دن سے بھوکے رہنے کی وجہ سے نقاہت بڑھ گئی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد لیتاؤ نے جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور بلند و بانگ قہقہ لگایا۔ چہرے پہ جگہ جگہ نوڈلز چپکے ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کو پیسے دیے ہیں میں نے، اب تم میری ملکیت ہو۔ چاہو تو چمڑی بیچوں یا چاہو تو اعضا۔ واپس نہیں جاؤ گی تم، سمجھی؟ وہ پورے دانت واضح کیے چیخ اٹھا۔ وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ شاید اسے اب آگے کہیں بیچنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح زمین پر گرے نوڈلز اٹھا کر کھانے لگی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کر نوڈلز منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس وقت زخموں کی تکلیف نہیں، بھوک کا احساس غالب تھا۔ اللہ! سورج غروب ہونے کو تھا اور کراچی میں شام اپنے سائے پھیلا چکی تھی۔ لائنز ایریا کی عمارتیں بھی اب اندھیرے میں ڈوبنے کو تیار تھیں۔ جوت جوت! جوئی نے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ فلیٹ کی عمارت کے سامنے موجود میدان کے گیٹ پہ کھڑی تھی، دونوں ہاتھ کمر پہ دھرے، ہلکے زرد رنگ کے جوڑے میں ملبوس۔ وہ معمول سے زیادہ گہری رنگت کی لگ رہی تھی، بھویں اکٹھی کیے اور آنکھوں کو چندھی کیے۔ یہ گول میدان تھا جس کے مختلف اطراف میں 4 دروازے تھے۔ یہ تمام عمارتوں کا مشترکہ میدان تھا جہاں تمام عورتوں کے فلیٹوں میں رہائش پذیر بچے کھیلتے تھے۔ وہ جوت کو پکارتی اب میدان میں لگے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میدان میں ان گنت چھوٹے بڑے لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ ارد گرد 6 سالہ جوت کو کھوجنے کے لیے نگاہیں گھما رہی تھی جب اچانک درخت کے نیچے موجود بینچ پر نگاہ تھم گئی۔ وہ شاید وہی لڑکا تھا جسے اس نے اس دن اور سنانا نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ارد گرد کھیلتے تمام بچوں اور لڑکوں سے بے نیاز، عمر کے لحاظ سے وہ 19-20 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکا اسی انداز میں سر جھکائے نگاہیں زمین پہ گاڑے کھویا سا بیٹھا تھا جیسے اس دن بارش میں بیٹھا تھا۔ اس کی عمر کے یہاں تمام لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ واحد وہ تھا جو یوں سر جھکائے پریشان حال بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اچانک اس کے پیروں کے پاس ایک گیند آ کر گری۔ وہ چونکا اور خیالوں سے باہر آیا۔ وہ پرانے سے سلیپرز پہنے ہوئے تھا، کپڑوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ کسی متوسط سے بھی نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا لگ رہا تھا۔ گیند کے یوں پاؤں کے پاس آ کر گرنے پر پہلے تو وہ چند سیکنڈ کے لیے گیند کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر سر اوپر اٹھایا۔ اس کے بال گھنے اور سیدھے ہونے کے بعد کتنی ہی لٹیں اس کے ماتھے پہ گری تھی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھی، بھویں اکٹھی ہونے کے بعد آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی تھی۔ وہ ہنوز بے تاثیر چہرے اور سپاٹ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا جہاں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کی گیند اس کے پاس آ کر گری تھی۔ اس کی رنگت صاف تھی اور ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی اس کے چہرے پہ خوب جچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے حلیے کے بالکل برعکس تھا، وہ جو اس کے حلیے سے اسے کوئی متوسط طبقے سے بھی نیچے کا طبقے کا کوئی غریب مجبور لڑکا سمجھے ہوئے تھی۔ اب اس کے سر اوپر اٹھانے پر اپنی ہی پہلی سوچ کو رد کر دیا۔ وہ تو اس نگاہیں اس پر ٹکائے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ خوبرو اور ایک نگاہ میں اسیر کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا۔ جوئی کی جگہ شاید کوئی بھی ہوگا تو اسے پہلی دفعہ یوں ہی جی بھر کے دیکھتا ہوگا۔
وہ خود ایک عام شکل و صورت کی مالک ضرور تھی، مگر دل کب اتنا حسن پرست ہوا کہ وہ دم سادے اس لڑکے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب اپنے پیروں کے پاس پڑی گیند کو جھک کر ہاتھ میں اٹھا چکا تھا اور اپنی طرف آتے لڑکوں کی طرف گیند اچھال دی۔ اچانک گیند پھینکتے ہوئے اس کی نگاہ کچھ دور ساکن کھڑی جوہی پر پڑی، جو اسے یوں ٹٹی کی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جوہی نے فوراً چٹپٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ آپی، میں یہاں ہوں، ادھر دیکھو، چیختی سی آواز عقب سے ابھری۔ جوت نے شاید اسے کھڑا دیکھ لیا تھا اور اب وہ خود اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ دفتن مڑی، جوت پسینے میں شرابور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا اب یکٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جوہی کا دل بلا وجہ اس کے یوں دیکھنے پہ ہولے سے لرزا۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات تو نہ تھی، جس طرح وہ کچھ دیر پہلے وہ اسے تاک رہی تھی، وہ بھی اسے ویسے ہی سرسری نگاہوں سے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن عجیب سا احساس شرمندگی تھا۔ وہ گڑبڑا کر جوت کے پاس ہوئی اور اس کا کان مروڑ ڈالا۔ ہاں، کتنی بار اماں نے تم کو سمجھایا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر کو واپس آیا کر، اب چل جلدی سے گھر۔ وہ غصے میں بیٹھی ہے، سخت لہجے میں ڈپٹا۔ جوت کان مروڑنے کے سبب ایک آنکھ بند کیے تکلیف سے منہ کھول رہا تھا۔ بس کرے آپی، آج میچ لمبا ہو گیا تھا تھوڑا سا، جوت نے بےجارگی سے کہا۔ جوہی نے ایک جھٹکے سے جوت کا کان چھوڑا اور بنا اس لڑکے کی طرف دیکھے قدم تیزی سے آگے بڑھا دیے۔ سانس بلا وجہ پھول رہا تھا۔ جوت بھاگتے ہوئے اب اس کے ساتھ ہم قدم ہوا۔ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے بارہا سر کو جھٹکا، پر وہ لڑکا اور اس کی عجیب سی گہرائی لیے آنکھیں تو جیسے ذہن کے ساتھ چپک ہی گئی تھی۔ ایسا بھی کیا عجیب تھا اس لڑکے میں؟ جوت کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب جوت کی کرہ پر چوکی، اپنی سوچوں میں گم، وہ کب اس کے ہاتھ پہ گرفت بہت بڑھا چکی تھی، خبر ہی نہ ہوئی۔ آپی، ہاتھ کیوں اتنی زور سے دبا رہی ہیں؟ اماں کی مار سے پہلے ہی ظلم ڈھا رہی ہو مجھ پر، جوت تکلیف سے کرہاتے ہوئے التجا کی۔ جوہی نے ناک پھلا کر آنکھیں چندی کیے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ باتیں تو بہت بنانی آ گئی ہے تمہیں، آج تمہاری درگت سے میں نہیں بچانے والی تمہیں، دیکھنا کیسے اماں تمہاری چمڑی ادھیڑتی ہے، آسان ہے کیا جو تمہیں پکڑ پکڑ کر لانا باہر سے؟ وہ گردن گھما کر دانت پیستے ہوئے اسے جھاڑنے میں مصروف تھی۔ جوت منہ پھلا کر ساتھ چل رہا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، آج تو اماں سے اس کی اچھی درگت بننے والی تھی۔ وہ لوگ اپنے فلیٹ کے پاس پہنچ چکے تھے اور جوہی اسے اچھی خاصی سنا چکی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ ہمیشہ کی طرح آدھا کھلا تھا، جو رات کو جان کے آنے کے بعد ہی بند ہوتا تھا۔ جوہی پھولی سانس کو بحال کرتی فلیٹ کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو جوت بھی اس کے پیچھے سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی چھوٹے سے لاؤنج میں سے دو کمروں کے دروازے کھلتے تھے اور ایک طرف چھوٹا سا ڈربا نما باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف غسل خانہ۔ دونوں کمروں کے وسط میں بالکنی میں کھلتا دروازہ تھا۔ لاؤنج میں ایک طرف ایک لکڑی کا پلنگ رکھا ہوا تھا اور پاس پڑی میز پر کتابوں اور انگنت چیزوں کا ڈھیر تھا۔ زنگ آلودہ پرانا سا فریج اور باورچی خانے کے بالکل باہر پڑا تھا اور ایک طرف برتنوں کی ٹوٹی سی الماری، جس میں برتنوں کی بجائے پرانے اخبار اور جوہی کے بہت سے رسالہ جات پڑے تھے۔ ایک طرف پلنگ سے تھوڑا سا آگے پلاسٹک کے باریک پائپ سے تیار کردہ رنگ برنگی چٹائی بچھی تھی، جہاں 10 سالہ میری بیٹھ کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے آگے اس کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف چھوٹے سے لکڑی کے میز پر ٹی وی رکھا ہوا تھا، جس پر اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ ٹی وی انتہائی مرمری حالت میں تھا کہ اس پر اینٹ رکھتے تھے تو اسکرین جھولنا بند کر دیتی تھی۔ میلی کچیلی دو کرسیاں ایک ساتھ جوڑ کر ٹی وی کے بالکل سامنے دیوار کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ ان میں سے ہی ایک کرسی پر مریم بیٹی غصے سے جوت کو گھور رہی تھی۔ ادھر آ ذرا، مریم نے چیخ کر سر جھکائے جلدی سے کمرے میں جاتے جوت کو پکارا۔ وہ زبان دانتوں میں دبائے نگاہیں جھکا کر مڑا۔ جوہی نے اس کے اس انداز پر بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ 3 بیٹیوں کے بعد ایک ہی بیٹا تھا اور مریم اس کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی، شاید سنانا رات کے کھانے کے لیے تیاری میں جٹ گئی تھی۔ جان کے آنے سے پہلے رات کا کھانا بن جاتا تھا۔ اچانک میدان والے لڑکے کا خیال پھر سے ذہن میں آتے ہی جوہی جلدی سے باورچی خانے کی طرف بڑھی، جبکہ جوت کی مریم کے ہاتھوں کلاس شروع ہو چکی تھی۔ چولہے کے نیچے آگ پوری آنچ لیے جل رہی تھی اور اوپر رکھی دیگچی میں مسور کی دال اب پھٹکڑیوں کی صورت ابل کر دیگچی کے کناروں تک آ رہی تھی۔ دوسرے چولہے پہ فرائی پین میں گھی کے اندر پیاز جل کر سرخ ہو رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا ڈربا نما باورچی خانہ تھا، جہاں 2 دیواروں میں گھما کر پتھر لگی شیلف بنی تھی اور شیلف کے نیچے لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے دروازوں والے کیبن بنے تھے۔ سنانا دیگچی کے بالکل سامنے کھڑی اس میں چمچ ہلا رہی تھی اور وہ شیلف پہ کمر ٹکائے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، وہی تھا اس دن بارش والا، بہت اداس دکھ رہا تھا بیچارہ، وہ سرگوشی نما آواز میں سنانا کے کان میں کھسپس آ رہی تھی۔
सनाना ने माथे पे तेवरी डाली मगर कोई जवाब ना दिया। घी में जलते प्याज वाला फ्राई पैन उठाया और देगची में उलट दिया। एकदम से घी और दाल की मिलाप की तेज आवाज का बेहंगम शोर छोटे से बावर्ची खाने से बाहर तक उभरा। कहीं कोई नई कहीं कोई नए तो नहीं आए बिल्डिंग में हमारे। जूही ने भवें उठाए तशवीश जाहिर की। सनाना देगची में चम्मच चलाने में मगन थी और वो आंखों को सिकोड़े पुरसुकून निगाहें सामने बर्तनों के रैंक पर जमाई हुई थी। प्लास्टिक के गदले से रैंक में धुली चंद प्लेटें और शीशे के गिलास बड़े सलीके से रखे हुए थे। या फिर अन्नू का दोस्त होगा, उसको ही मिलने को आता होगा हमारी बिल्डिंग में। तुम्हारा क्या ख्याल है? जूही ने अपना अगला अंदाज बताया और पुरजोश अंदाज में सनाना की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। क्या है, कुछ तो बोलो ना, मैं कब से तुम्हें कुछ बता रही हूँ और एक तुम हो बस चुप से सुने जा रही हो। जूही ने उसकी मुसलसल खामोशी पर झिंझलाकर इस्तफसार किया। सनाना ने गहरी सांस बाहर उंडेली, चूल्हे के नीचे जलती आंच को कम किया और उसकी तरफ रुक गया जो पशानी पर भर डाले उसे घूर रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ तब से कि उस दिन मुझे मोहतरमा ने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं उस लड़के पर इतनी इन्वेस्टिगेशन, और आज खुद जब से बाहर से आई हो बस उसी लड़के का बारे में बातें किए जा रही हो। खैर तो है? सनाना ने कमर के गिर्द बांधा दुपट्टा खोलते हुए भवें झुकाकर तजस्सुस से पूछा। जूही ने भवें इकट्ठी किए उसकी सोच की नफी की, जबकि वो शेल्फ पर कुछ दूर रखे रैंक में लगी प्लेटें को उठाए देगची की तरफ मुड़ी। हाँ तो सही कह रही है, ऐसा भी क्या? मैं क्यों जहन पर सवार कर रही हूँ उसको? जूही ने उसकी बात पर गौर करते हुए सर को झटका। सनाना ने लब भीजे देगची का ढक्कन उठाया और भाप उड़ाती देगची में चम्मच डाला। जूही ने निचले लब को दांत में दबाए एक दफा फिर से पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देखा। सनाना, क्या है कि मैं ये सोच रही थी वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, मुसलमान लगता है। जूही जूही की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। सनाना ने बेतवज्जी से चम्मच में सालन भरकर प्लेट में उंडेला और उसकी तरफ रुख मोड़ा। जूही, वो जो भी हो, हमें क्या लेना देना उससे, छोड़ो उसको खोजना। जरा ये चेक कर बताओ भला सही बनी है क्या दाल? अम्मा से क्लास ना हो जाए कहीं, सनाना ने प्लेट उसके आगे करते हुए कहा। सनाना सही कह रही थी, वो क्यों बिला वजह एक अनजान लड़के की शख्सियत में इतना उलझ रही थी। सर झटक कर प्लेट पर नजरें जमाई और प्लेट सनाना के हाथ से थाम ली। दुरांग विलास में शाम अपनी तरह तमाम तर रंगीनियां लिए उतरी थी। सुर्ख नारंगी और पीली रोशनियों में नहाया सूरज समंदर में डूबता हुआ दिलावेज मंजर पेश कर रहा था। लॉन में मध्यम से चलती हवा तैराकी के तालाब में मौजूद नीले पानी में इताश पैदा करते हुए लहरें बना रही थी। तालाब से चंद कदम के फासले पे लगे सोफों पे सफेद रंग की पोशिश पर हल्के गुलाबी फूल सब्ज कालीन सूरत बिछी घास वाले लॉन के हुस्न में मजीद इजाफा कर रहे थे। और इन्हीं सोफों में से एक सोफे पर दुरान पूरे वकार के साथ सोफे के हत्थे पे बाजू टिकाए सफ़ेद आधी आस्तीन के टी शर्ट के नीचे सियाह ढीला सा ट्राउजर से बेतन किए बैठे हार्वी पर निगाहें जमाए हुए था। एक तरफ रखे सोफे पर अनिल लैपटॉप गोद में लिए बैठा कुछ टाइप करने में मसरूफ था और उसी के मुखालिफ सिम हार्वी टांग पे टांग रखे विराजमान था। अनिल से बहुत देर बहस के बाद जब उसने एडवांस वापस देकर फिल्म से दस्तबरदार होने का कहा तो हार्वी को मजबूरन दुरांग विलास आना पड़ा। दुरांग का इस फिल्म से एक दफ़ा का इनकार मतलब हमेशा का इनकार था, जो उसके लिए नुकसान का बास भी हो सकता था। वो हॉलीवुड के पहले 5 उभरते सितारों में से एक था जिन्होंने पूरी हॉलीवुड में हलचल मचा रखी थी। तुम्हारे साथ ये मेरी पहली फिल्म है दुरांग, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम ऐसे सीन बिल्कुल नहीं करते। हार्वी ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। मिस्टर स्टाइन, वैसे तो मेरे बहुत से किस्से इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनमें से स्टेफिन की फिल्म का किस्सा आपने नहीं सुन रखा क्या? ये बात मेरे मानने में नहीं आ रही। बिखरे बालों में हस्तिकी से हाथ फेरते हुए वो सूख से कहा। हार्वी ने एक आबरू उचकाया। अंदाज चोरी पकड़े जाने वाला था। दुरान से ही कह रहा था उसका स्टेफन की फिल्म वाला किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। वो फिल्म की को स्टार के साथ भूसा जनी का मंजर था जिस पर दुरान बीच में ही फिल्म छोड़ रहा था क्योंकि स्टेफन ने मंजर में उसकी अदम दिलचस्पी महसूस करते हुए दुरान से झगड़ा कर लिया था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने स्टेफन से शर्त लगा रखी थी कि दुरांग मेरी फिल्म में ऐसा सीन ज़रूर करेगा। खफीफ सा कहका लगाया। कंधे धीरे से हिलने लगे थे, आंखें चमक रही थी जिनमें बला की जहानत झलक रही थी। एक लम्हे को हार्वी सटपटा गया। वो कैसे ही सब जानता था? वो अफसर को झुकाकर बमुश्किल अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी को ज़ेरे लब मुस्कुराहट में तब्दील कर रहा था। हार्वी ने लब भींचे अनिल की तरफ देखा। वो खुद लैपटॉप से तवज्जो हटाए अब सामने देख रहा था। जो स्क्रिप्ट तुमने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था उसमें मेरा और कार्ला का कोई ऐसा बरहना रोमानवी मंजर नहीं था
दुरान ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए दो टोक अंदाज में कहा। हार्वी ने एकदम से पहलू बदला। अनिल ने किन अखियों से बारी बारी दोनों को देखा और निगाहें फिर से लैपटॉप पर जमा दी। नहीं, ये तो फिल्म डायरेक्टर ने बाद में एडिशन करवाया है। थोड़ा सा ऐसा मसाला ऐड होना चाहिए फिल्म में, आजकल इसकी डिमांड है। हार्वी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और तायद के लिए पास बैठे अनिल की तरफ देखा। अनिल ने जवाबी को इशारा नहीं दिया। देता भी क्यों, ये सारे हरबे वो दुरान को कायल करने के लिए आजमा कर नाकाम हो चुका था। मुझे डिमांड नहीं देखनी, म्यार देखना है। दुरान ने एक एब्रू चढ़ाए रूखे से लहजे में जवाब दिया। वैसे मैंने तो अनिल को एक और ऑफर भी दी है सुबह, शायद उसने जिक्र किया हो। हार्वी ने किन अखियों से अनिल की तरफ सवालिया निगाह डाली। अनिल ने आंखें निकालते हुए सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। वो अनिल से इन मनाजिर की खातिर पैसे बढ़ाने की पेशकश कर चुका था, लेकिन अनिल यूसुफ जानता था दुर्रान फिर भी नहीं मानेगा। इसलिए उसने हार्वी को उसी वक्त दो टोक लहजे में मना करते हुए कह दिया था कि दुर्रान पैसों में नहीं बिकता, वो सिर्फ अपने फ़न के लिए पैसे लेता है और उसका फ़न उसकी जानदार अदाकारी और फाइटिंग स्टंट थे जो वो खुद फिल्माता था। दुरान पैसों में नहीं बिकता मिस्टर स्टाइन, सिर्फ अपने फ़न का पैसा वसूल करता है। दुरान ने सिगरेट सुलगाई। हार्वी ने चौंक कर हैरत से अनिल की तरफ देखा तो वो समझा था शायद उसने दुरान से ये बात नहीं की होगी, लेकिन मखसूस अंदाज में लाइटर को खोलते और बंद करते हुए वह गहरी निगाहों से हार्वी को देख रहा था। यही कहा होगा अनिल ने आपसे, इस्तेज़ाया मुस्कुराहट के साथ सवाल पूछा। हार्वी ने गहरी सांस ली और पुष्ट सोफे से टिका दी। वो उसकी समझ से बाहर था, आज मानना पड़ेगा, लोग उसको सही बददिमाग कहते हैं। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, इनमें से कोई सीन ऐड नहीं होगा। अब कल सुबह की फ़्लाइट है, तुम और कार्ला एक ही फ्लाइट में होंगे। हार्वी ने कंधे उचकाए और हथियार डाल दिए। दुर्रान ने सिगरेट वाले हाथ से दाएं अब्रू को अंगूठे से सहलाया और फिर लब भी से इस बात में सर हिला दिया। जैसे ही उसकी आंखों पर से किसी ने खींच कर स्याह पट्टी हटाई, तेज रोशनी के सबब उसने जल्दी से आंखें मीच ली। फिर आहिस्ते से पलकों को लरजाते हुए आंखों को खोला। ये एक छोटा सा ऑफिस नुमा कमरा था जो बेइंतहा बदबूदार था। उसके सामने 3 नपूस खड़े थे, लीताओ, उसका दोस्त वोंग और तीसरा कोई और शख्स था। वो फटी फटी आंखों से सारा मंजर देख रही थी। लीताओ उससे बातें कर रहा था और बार बार तीसरे शख्स को शियोन के नाम से पुकार रहा था। वो उस वक्त हल्के गुलाबी रंग के बिना आस्तीन वाली टी शर्ट और तंग जीन्स में मलबूस थी, जो सुबह जबरदस्ती लीताओ ने उसे पहनने के लिए कहा था। उसके बाकी सब कपड़े वो अटैची समेत उठाकर फेंक चुका था। उसके चेहरे पर गर्दन पर अनगिनत नील के निशान जो पिछले 4 दिन की कहानी चीख चीख कर सुना रहे थे। वह अपनी आबरू बचाने के लिए जी जान लगाए हुए थी। अचानक लीताओ आगे बढ़ा और बाजू से खींचकर उसे शियोन के सामने किया। टी शर्ट और जीन्स में मलबूस भी वो खुद को बरहना ही महसूस कर रही थी, क्योंकि सामने खड़े शियोन की निगाहें उसके चेहरे से ज्यादा उसके जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। टी शर्ट गहरे गले वाली थी जिसे अब वो समेटकर दोनों हाथों से ऊपर कर रही थी। लीताओ आज उसे 5 घंटे की तवील मुसाफत के बाद शहर में ले आया था। उस इमारत में दाखिल होते ही बैरून गेट पर उसकी आंखों पर स्याह पट्टी बांधी गई थी, जो अब इस ऑफिस नुमा कमरे में आकर खोली गई थी। शियोन अब लबों पर खबासत से उंगली फेरते हुए उसके इर्द गिर्द घूम रह कर उसे जांच रहा था। उसकी निगाहों में मौजूद हैवानियत उसको अंदर से लरजा रही थी। अचानक शियोन ने उसके बार बार गले के दुरुस्त करते हाथों को पकड़कर पास पड़ी टेप के साथ पीछे के रुख कमर पर बांध दिए। वो संभल पर लड़खड़ा गई। शियोन अब फिर उसको बगौर देख रहा था, फिर रुका और लीताओ की तरफ हैरत से देखा। तुम्हें ये उस काम के लिए बेकार क्यों लगती है? अच्छी खासी तो है, हैरत और खबासत से भवें उचकाए सवाल किया। लीताओ ने एक हकीर निगाह उस पर डाली, जो फटी फटी आंखों से कान खड़े किए उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी तेजी से चीनी जबान बोल रहे थे कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। फकत एक खौफ था जो रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे गर्दिश कर रहा था। तुम्हें इसमें क्या खस नजर आया? तुम बस इसे आज़ा पेवंदकारी वाले डिपार्टमेंट में डाल दो और मुझे मेरा मुआवजा दो। लीताओ ने भरपूर बेजारियत जाहिर की। वो इसके बार बार भागने और जिस्म फरोशी पर आमादा ना होने से तंग आ चुका था और अब उसे सिर्फ पैसों से गर्ज थी। शियोन अब उसकी शर्ट को उंगलियों में घुमाते हुए उसे करीब कर रहा था और शियोन की इस हरकत पर वो फंसे हुए पंछी की तरह फड़फड़ाने लगी। लीताओ ने एक झटके से शियोन को कंधे से पकड़कर पीछे किया। ऐसे नहीं, अगर इसके लिए चाहिए पहले पैसे दो, मुझे मेरा माल है, लीताओ ने तनकर कहा। वो खबासत से बुलंग बांग कहका लगाता हुआ पीछे हुआ, चंद कदम आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर इशारा किया। अगले ही लम्बे एक और फटकार ज़दा चेहरे वाला नफ्स ऑफिस में दाखिल हुआ। पैसे दो उनको, फारिग करो और मार्क को भेजो मेरे पास। शियोन ने जेब में हाथ डाला और एक चाबी कमरे में आने वाले नफ्स की तरफ फेंकते हुए हुक्म सादिर किया।
چابی تھامنے کے بعد اس آدمی نے آنکھ سے ہی لیتاؤ اور وانگ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ لیتاؤ بنا اس کی طرف ایک بھی نگاہ ڈالے باہر جا چکا تھا۔ اب کمرے میں شیون پوری طرح ایکس رے مشین بنا اسے جانچ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے پاکستان جانا ہے، اپنے گھر۔ اچانک وہ بھاگتی ہوئی شیون کے پیروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ جتنی ٹوٹی پھوٹی چینی زبان اسے آتی تھی وہ ساری آزما رہی تھی، لیکن شیون تو وقت کا فرعون بنا کہہ لگا رہا تھا، یوں جیسے وہ اس کے گڑ گڑانے اور رونے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک بڑے ڈیل ڈول کا آدمی داخل ہوا اور کوئی سیاہ فام تھا اور اب تک کے تمام نفوس میں ہیبت ناک تھا۔ وہ جو پرسوں 50 لڑکیاں الگ کی تھی ان میں ڈال دے اس کو۔ شیون نے بے رحمی سے اسے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سامنے کھڑے سیاہ فام کو حکم صادر کیا۔ حکم ملتے ہی سیاہ فام آگے بڑھا اور جھک کر اسے بالوں سے دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اوپر کو کھینچتے بالوں کے ساتھ آنکھیں بھی اوپر کو چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف سے متواتر چیخیں مارتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص نے پہلے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ پٹی باندھی اور پھر ایک جھٹکے میں اسے اپنے کندھے پہ ڈالا۔ ٹانگوں پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس وہ چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پھر سیڑھیاں اترتا ہوا اور پھر ایک جگہ وہ رک گیا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی زندگی کو اندھیروں میں ڈھکیل رہا تھا، سب کچھ ایک بھیانک خواب جیسا تھا۔ سیاہ فراری نرم روی سے چار کولپ میں لپٹی شفاف سڑک پر چل رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا انل اپنے ساتھ بیٹھے دوران کو کافی دیر سے جانچ رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لوگ رات کو 8 بجے شوٹنگ سے پہلے معمول کی شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ کل صبح چائنا کے لیے فلائٹ تھی، اس کے لیے ضروری ساز و سامان آج ہی خریدنا تھا۔ دران متحوش کیفیت میں غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ویسے تو اسے طویل وقت تک خاموش رہنے کی عادت تھی، لیکن انل سے کبھی کبھار اس کی عادت برداشت سے باہر ہو جاتی تھی اور اب بھی دران کو دیکھ کر اس کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ پوری طرح اس کی طرف رخ موڑے سوال کیا۔ دران نے چہرہ موڑا اور گہری نگاہوں سے انل کی طرف دیکھا۔ بھوے ہنوز کسی گہری سوچ کے باعث پیشانی پر اکٹھی ہو کر افق کی شکن بنائے ہوئے تھی۔ تمہیں ہاروی عجیب نہیں لگتا؟ انل کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال پوچھ لیا۔ یہ اس کی عادت تھی، سوال پر جواب کی بجائے سوال کرنا اور دوسرے انسان کو خود سے جواب تلاش کرنے پہ مجبور کرنا۔ لیکن اس وقت کیا گیا سوال عجیب تھا کہ اس کو ہاروی کیوں عجیب لگا، حالانکہ آج تک سب کو وہی عجیب لگتا تھا۔ مطلب؟ انل نے کندھے اچکائے۔ مطلب مجھے کچھ عجیب لگتا ہے، پر تجسس لہجہ۔ انل نے ناسمجھی نگاہوں میں سموئے دیکھا۔ سیم گاڑی کو سرخ بتی جلنے کے بعد سگنل پر روک چکا تھا۔ سیم ہاروی کے پاس کتنی سپر ہٹ فلمیں ہیں؟ پھر سے اسی انداز میں حیران بیٹھے انل سے سوال کیا۔ انل نے بھویں اٹھائی اور لبوں کو گولائے رخ گھماتے ہوئے چند سیکنڈ سوچا، پھر ناکام ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ ہاروی کی سپر ہٹ فلموں کی گنتی تو ہرگز نہیں جانتا تھا۔ سب سپر ہٹ ہیں اور یہ والی بھی سپر ہٹ جائے گی کیوں ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ متوازن لہجے میں جواب دیتے کر تشویش ظاہر کی۔ لیکن میرے حساب سے پھر بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت کی ریل پہ صرف چند سپر ہٹ فلمیں دے کر وہ کیسے بہت ساری پروڈکشنز کمپنی کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں؟ دران نے تھوڑی سہلائی اور آنکھوں کو سکوڑا۔ انل نے گہری سانس لی۔ اچھا، تو وہ تب سے ان سوچوں میں مگن تھا۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑی پھر سے چلنے لگی۔ دران، تم ہمیشہ سے آگے کی سوچ کیوں رکھتے ہو؟ میری تو سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے۔ اس کی دولت سے ہمیں کیا لینا دینا؟ انل نے اس کی بات پر حیرت ظاہر کی۔ صحیح، چلو تم کہتے ہو تو چھوڑ دیا۔ زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ لبوں کو پھیلایا۔ ایسی مسکراہٹ خود بخود چہرے پہ آتی ہے، وہ تو شاید کبھی اس کے چہرے پر آئی نہیں تھی، لیکن اس دنیا میں مسکراہٹ نامی چیز اکثر جگہوں پر استعمال کرنی پڑتی ہے، اسی لیے اس نے ایک جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجانا سیکھ لیا تھا، جسے بوقت ضرورت وہ استعمال کرتا تھا۔ اس مسکراہٹ کا ساتھ اس کی آنکھیں کبھی نہیں دیتی تھی۔ موبائل کی بجتی رنگ ٹون پر انل نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ رینا کال کر رہی ہے بار بار، تم چینجنگ روم میں تھے تب بھی کال آئی تھی۔ انل نے موبائل پر ہی نگاہیں جھکائے ساتھ بیٹھے دران کو بتایا۔ تم بار بار کاٹتے رہو، سپاٹ لہجے میں ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اٹس ناٹ فیئر دران، شی لوز یو۔ انل نے مصنوعی آنکھیں نکالی۔ رینا بریولی ہلز میں ایک مشہور دولت مند بزنس مین کی بیٹی تھی اور دران پر بری طرح فدا تھی۔ کوئی بھی شوبز تقریب ہو یا کچھ بھی ہو، وہ ہر جگہ موجود رہتی تھی۔ اس کے اثر و رسوخ اتنے تھے کہ وہ دران کے پیشہ ور
फ़ोन नंबर तक रिसाई पा चुकी थी और अब आए दिन कॉल्स करती रहती थी। अगर इस तरह के लव का ख्याल रखने बैठ गया तो बस फिर गया मैं, मुतवाज़िन लहजे में जवाब दिया और अचानक सीधा हुआ। निगाह सड़क की दाएं तरफ मौजूद मोंगिया बेकरी पर जमकर रह गई। ये बेवरली हिल्स की मशहूर बेकरी थी जो अपने टेस्ट की वजह से मशहूर थी। बेकरी के पास रोको, दुर्रा ने लबों पर उंगलियां रखते हुए ड्राइवर को हुक्म सादिर किया। ड्राइवर हुक्म से पहले ही गाड़ी को एक तरफ लगा रहा था क्योंकि वो जानता था इस सड़क से दुरान कभी रुके बिना नहीं गुजरता था। बेकरी की शीशे से बनी सामने की दीवार के पार अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था और आज भी वो सफ़ेद बेकरी के सर पर टिकाए सफ़ेद नैपकिन बांधे काउंटर के पीछे खड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रही थी। काउंटर के सामने खड़ा खरीदार उससे महव गुफ्तगू था। आज फिर? उफ! दुर्रान प्लीज, रात को फ्लाइट है हमारी और बहुत सी तैयारी बाकी है। आज नहीं। अनिल ने झुंझलाकर हाथ हवा में उठाए, उसे एक किस्म की इल्तिजा की थी। लहजा निहायत बेसारियत लिए हुए था। दुर्रान उसकी बात अनसुनी करता सिगरेट सुलगा चुका था। गाड़ी का शीशा आहिस्तगी से नीचे जा रहा था और दुर्रान की निगाहें बेकरी के शीशे के पार उस लड़की पे जम गई थी। अनिल ने अपने हवा में उठे हाथ बेबसी से नीचे गोद में रखे। तुम्हें बात करनी चाहिए उससे, दुर्रान के करीब होकर सरगुजी ने मां मशवरा दिया। क्या बात करूं? लबों में सिगरेट दबाए कहा और लाइटर को जलाकर सिगरेट के पास किया जबकि आंखें वहीं टिकी थी। तुम जानते हो क्या बात? अनिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वक्त नहीं, वो गाड़ी की पुष्टि सर टिकाए पुरसकून लहजे में कह रहा था। आंखों की पुतलियों में अब लड़की का अक्स बन रहा था जिसमें वो हंस रही थी। अनिल ने गहरी सांस बाहर उड़ेली। चंद सेकंड यूं ही खामोशी से निकल गए। अनिल आगे हुआ, कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली और फिर दुर्रान की तरफ देखा जो गाड़ी की खुली खिड़की पर बाजू टिकाए सिगरेट की कश ले रहा था। मिस्टर मलिक, अब चले। आज इतना बहुत है, उसको देखना। अनिल ने सीट की पुष्ट से सर टिकाए आंखें बूंदे सवाल किया। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो वैसे ही सिगरेट के कश लगाता हुआ शीशे के पार उस लड़की पर निगाहें जमाए हुए था। अनिल ने जब से लब भींचे आंखें खोली और पूरी तरह से उसकी तरफ घूम गया। दुर्रान, मेरी जगह तुम्हारा पीए कोई और होता तो यकीन करो तुम्हें छोड़ चुका होता मेरे भाई। अनिल ने सर को दाएं बाएं घुमाते हुए थके हुए लहजे में तंज के तीर चलाए। क्यों? मासूमियत से बना उसकी तरफ देखे सवाल आ गया। वाह, ये मासूमियत! मैं पीए हूँ लेकिन कुछ भी तुम्हें वक्त पे नहीं करवा पाता। अनिल ने दांत पीसते हुए अपनी बेबसी की हद बताई। सेम सैम, जरा प्लीज, और उस रास्ते से आने से गुरेज किया कर भाई। अनिल ने आगे होते ड्राइवर को मुफीद मशवरा दिया। सेम वेट सैम सॉरी सैम वेट, दुर्रा ने रोब से हुक्म दिया। अनिल ने घूर कर देखा। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में जिद से देख रहे थे। सैम, नो प्लीज, जल्दी चलो। अनिल ने दांत पीसते हुए सैम को फिर से मुखालिफ हुक्म दिया। दोनों के दरमियान दोस्ताना नोकझोंक अक्सर होती थी और सैम दोनों में फंस जाता था। और अब भी वो दोनों की कशमकश में बैठा था कि किसकी बात माने, अनिल की या दुर्रान की। इस वक्त बहुत बहुत तैयारी पड़ी है और वो सब उससे ज़्यादा अहम है। चलो सैम, तुम फौरन दुर्रान चलो। अनिल अब सख्त पेशा वाराना लहजा अपनाए हुए था। देख लूँगा तुम्हें भी सैम, चलो, दुर्रान ने मसनूई गुस्से से कहा। हाँ, देखते रहना, साथ हूँ तुम्हारे हमेशा, अनिल ने आँख को दबाए शरारत से जवाब दिया। गाड़ी फिर से सड़क पर उसी रफ्तार से दौड़ने लगी थी और अनिल अब सर को तासिब से हिलाते हुए हंस रहा था। जूही आहिस्ते से फ्लैट का दरवाज़ा लगाकर पलटी और फ्लोर के जीने फलांगती हुई नीचे उतरी। सियाह जोड़े में मलबूस वो सुर्ख दुपट्टे को कंधों पे टिकाए अजरत में जीने उतर रही थी। अम्मा सो रही थी और अब्बा के आने में अभी वक्त था। इसी बात से फ़ायदा उठाती वो उसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद अपनी दोस्त हिना के घर जा रही थी। वो सनाना को हिना के घर जाने का बताकर बाहर निकल आई थी। हिना भी मजहबी एतबार से ईसाई थी और बचपन से उसकी हम जमात थी। एक इमारत की रिहायशी होने और एक ही जमात में होने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब वो तीसरे फ्लोर से जीने उतर रही थी जब अचानक निगाह सामने पड़ी और ना चाहते हुए भी कदम थम गए। आंखों का मजीद हजम बढ़ाए बगौर सामने देखा। सीढ़ों से नीचे उतरते ही दाएं तरफ वो अनु के फ्लैट के आगे खड़ा था। स्याह टी शर्ट, नीली पुरानी जीन्स की जेबों में हाथ डाले मुस्तैद सी कैफियत में बार बार जेब से हाथ निकालकर फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो कैसे उसे भूल सकती थी? उस दिन मैदान वाले वाक़े के बाद आज उसे 2 हफ्ते बाद देखा था और एक सेकंड के 12वें हिस्से में उसका जहन उसकी शनाख्त कर चुका था। वो यूं ही साकिन खड़ी उसे देख रही थी जब अचानक जहन में ख्याल आया, अन्नू का छोटा भाई जूद का हम जमात था और कल उसी ने जिक्र किया था वो लोग कहीं गए हैं। इसी ख्याल के जेरे असर वो बेसाख्ता चंद कदम आगे बढ़ी और उसके बराबर में जाकर बोलने के लिए लब खोले। इसी लम्हे लड़के ने सरासमगी से रुख मोड़ा। वो अनु शायद यहाँ नहीं है, कहीं गए हैं वो लोग।
जूही ने हिचकिचाते हुए कहा। लड़के के देखने का अंदाज अजीब था। वो अपना एतमाद खो रही थी। लड़का चंद सेकंड खामोश खड़ा उसे देखता गया और फिर यूं ही सपाट चेहरे के साथ रुख मोड़े दरवाजे पर दस्तक देने लगा। हैं, इसे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने तो बताया तो है कि वो लोग घर नहीं है। जूही को हैरत का शदीद झटका लगा। अनु के दोस्त है ना आप? उसके कोई जवाब न देने और बेनियाजी से बरतने पर जूही ने फिर से सवाल किया। अब की बार जवाब देना तो दूर की बात, उसने रुख मोड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। जूही को उसकी ये बेनियाजी अजीब तरह खली। क्या इसे सुनाई नहीं देता? ओ जीसस! हैरत से आंखें खुल गई। दिमाग ने तो ए, दिमाग ने तो 180 की रफ्तार से फिरकी घुमाकर नतीजा अखज़ कर लिया था, लेकिन दिल को यकीन न आया। वो फिर से उससे मुखातिब हुई। देखिए, वो लोग यहाँ नहीं है। शायद अर्जेंट कहीं जाना पड़ा उनको। पता नहीं क्यों, पर वो हमदर्दी जाग रही थी उसके लिए। वो उसे पूरी तफसील दे रही थी, लेकिन लड़के ने अब की बार भी देखना गवारा नहीं किया। उसे उसके चेहरे के तासरात इतने सपाट थे कि वो ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसे वाकई में सुनाई नहीं दे रहा है। लड़का अब उससे बेनियाजी बरतता फिर से फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो इतनी तजज्जुब का शिकार हुई कि हिना के घर जाने के बजाय फिर से वापस ऊपर चढ़ने लगी। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते ही निगाह सामने सनाना पर पड़ी, जो लाउंज में बैठी खराब व खस्ता रेडियो के एंटीना से जोर आजमाई में मसरूफ थी, और एंटीना था कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अब रेडियो के ऊपर धार धार थप्पड़ रसीद कर रही थी। इसी तशद्दुद के दौरान अचानक सामने निगाह जूही पे पड़ी तो हैरानगी से भवें उचकाए सवाल किया। क्या हुआ? तुम तो हिना की तरफ जाने के लिए निकली थी, क्या गई नहीं? पर वहाँ तो वो बरता हैरत में मुब्तला आंखें बिना झपके खड़ी थी। सनाना, वो सुन नहीं सकता, मुतहिर से लहजे में कहते वो आगे बढ़ी। कौन सुन नहीं सकता? सनाना के अंदाज में हैरत से ज्यादा तजुस्स की झलक थी। वही अन्नू का दोस्त, बहरा है बेचारा। चेहरे पे अनगिनत परेशानी सजाए वजाहत दी। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा ये सब? सनाना ने रेडियो एक तरफ रखा और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो, मैं अभी हिना के घर जाने के लिए नीचे उतरी तो अन्नू लोगों के फ्लाइट के बेल बजा रहा था। जूही ने अलिफ से ये तक सारी बात सुना सनाना की गोश गुजार की, और बात सुनने के बाद अब उसकी आंखों में भी हैरानगी थी। अफसोस हुआ बहुत, बेचारा। सनाना ने गहरी सांस खारिज किए तासुब भरे लहजे में अफसोस का इजहार किया। हाँ, मुझे भी, खोए से लहजे में तायद की। सनाना अब फिर से रेडियो उठा चुकी थी। उसके लिए ये बात मामूली थी शायद, लेकिन जूही के लिए नहीं। उस लड़के से एक अजीब हमदर्दी महसूस होने लगी थी। हिना के घर जाने का इरादा मुकम्मल तौर पर तर्क करते हुए वो मरियल कदम उठाती बालकनी पे आ गई। रैकिंग पर खूनियाँ टिकाए और चेहरे को उदासी से हाथों पे टिका दिया। उस दिन उस लड़के को देखकर वो उसके मुफलिस होने पर उदास थी, और आज उसकी कुव्वत समात ना होने पर दिल मजीद उदासी से भर गया। अचानक निगाह फिर से सामने मैदान में उसी बेंच पे पड़ी। वो वहीं बैठा था। कितनी ही देर वो बेसबब उसे वहीं खड़ी तकती रही, और फिर शाम के गहरे साए फैलते ही कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। दुरांग विलास के देवड़ी से अंदर लाउंज की राहदारी में दाखिल होते ही दुरांग और अनिल के कदम एक साथ थमे। वो रात के 10 बजे दुरांग विलास पहुंचे थे और अभी अंदर दाखिल ही हुए थे कि राहदारी में असद मलिक की आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई दी। मिस्टर अल्बर्ट, दुरांग अभी घर नहीं है, कब आएगा कुछ पता नहीं है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप प्लीज़ अभी चले जाएं यहाँ से। मुझे दुरांग में कोई तमाशा नहीं चाहिए। असद मलिक कलक लहजे में किसी पर बोल रहे थे। दुरांग ने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए, साथ ही अनिल ने भी तजस्सुस में कदम मजीद तेज़ किए। जैसे ही राहदारी के आगे वो दोनों हॉल नुमा उस बड़े से लाउंज में दाखिल हुए, सामने ही विलियम अल्बर्ट अपने 5-6 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ गुस्से और रौब में भरा खड़ा था। उसके बिल्कुल सामने मलिक असफंद और रूबी मुस्तरब खड़े थे। नहीं, मैं यहाँ से बात किए बिना नहीं जाऊँगा, बुलाओ उसको। विलियम अल्बर्ट ने दो टोक लहजे में ऊंची आवाज़ में अपना फैसला सुनाया। इसी दौरान हॉल में मौजूद तमाम नफूस की निगाह एक साथ दुर्रान और अनिल पर पड़ी। असद मलिक तेज़ी से दुर्रान की तरफ बढ़े। शुक्र है दुर्रान, तुम आ गए। देखो ये क्या मामला है, मेरी तो समझ से। असद मलिक परेशान और बेजार से लहजे में वजाहत देने अभी आगे ही बढ़ रहे थे जब विलियम की कारदार आवाज़ हॉल में गूंजी। दुर्रांग, मेरी बेटी कहाँ है? विलियम की आवाज़ में गरज और गुस्सा शामिल था। विलियम अल्बर्ट लॉस एंजलिस का एक मालदार बिजनेसमैन और रीना विलियम का बाप था। दुर्रान और अनिल की आंखें एक साथ हैरत में फैली, जबकि विलियम गुस्से में बिगड़ता हुआ दुर्रान की तरफ बढ़ा। मेरी बेटी रीना, उसका पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ है वो? तुम्हें मालूम भी है उसने क्या किया? क्या? विलियम ने आंखें निकालते हुए चबा चबा कर सवाल किया।
दुर्रान ने जवाब तलब करने के लिए बोलने की बजाय एक आबरू झुकाए। रीना ने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लिया है और वो कल से घर से गायब है। कहाँ है मेरी बेटी? विलियम अब वापस से बाहर हो चुका था। वो यह अनोखा इंकशाफ करने के बाद गुस्से से आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो दुर्रान की गिरबान तक पहुंचता, अनिल ने फौरन उसके और दुर्रान के बीच हायल होकर उसे सीने पे हाथ धरा। आराम से मिस्टर विलियम, दुर्रान कैसे जान सकता है आपकी बेटी कहाँ है? हम अभी बाहर से आ रहे हैं और सुबह फिल्म की शूटिंग के लिए निकलना है हमें। दुर्रान की बजाय अनिल ने नाक भींचते सख्त अल्फाज में जवाब दिया। एक सेकंड की तवक्कुफ से पहले कि विलियम मजीद कुछ बोलता, अनिल ने कुछ याद आ जाने जैसे अंदाज में हाथ पेशानी पे रखा। 1 मिनट। अनिल ने तेजी से मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चलाई। रीना के बार बार फोन करने का मकसद अब उसे समझ आ रहा था। विलियम अभी दुल्हन की तरफ खूंखार निगाहों से घूर रहा था और उसकी पेशानी पर जहां बल मजीद गहरे हुए थे, वहां कनपट्टी की रगें भी उभरने लगी थी। जहन में विलियम की बात हथौड़ी की तरह लगी। रीना ने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लिया है। अनिल लम भीजे फोन कान से लगाए खड़ा था। दूसरी तरफ रीना ने बहुत जल्दी फोन उठाया। हेलो। अनिल ने रस्मन हेलो कहते ही मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और फोन को हाथ में सीधा पकड़ लिया। मुझे दुरान से बात करनी है। रीना की आवाज़ फोन से उभरी। वो आजरदा लहजे में दुरान से बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। विलियम की पेशानी पर उभरे शिकन और रोब भग से उड़ गया। दुरान ने लब पीछे एक निगाह विलियम पर डाली और जेब से हाथ निकाला। बड़े वक़ार से अनिल के हाथ में पकड़े फोन के करीब हुआ। हेलो। भारी खुरदार बेजार लहजा। दूसरी तरफ तो जैसे उसकी आवाज़ ने रीना को पुरजोश कर दिया था। दुरान प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। देखो मैंने क्या किया, आज तुम्हारे प्यार में इस्लाम कबूल कर लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वही की सांस ने अपनी सारी बेताबियाँ और कुर्बानियाँ बयान कर गई। विलियम का चेहरा निदामत और गुस्से से सुर्ख हुआ। वो मुश्किल खुद को जब्त करने पे मजबूर किए हुए था, मगर जिसके लिए रीना ने अपना मजहब तक तगय्युर कर दिया था, वो तो खून आशाम निगाहों से फ़ोन को कुछ यूँ घूर रहा था जिसे बस चले तो यहीं से गर्दन दबोच कर रीना को बाहर निकाल ले। लेकिन मैं नहीं चाहता। जबकि आखिरी दहाने पे खड़े होकर मुख्तसर रुखा से जवाब दिया। दुरांग, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपना मजहब। वो चीख उठी, मगर बात दुरांग की गुरहाट में दबकर रह गई। सो व्हाट, मैं मुस्लिम तो क्या किसी भी मजहब की पैरवीकार से शादी नहीं करूँगा। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम्हारा बाप मेरे घर और गिरेबान तक पहुँचा तो नतीजे के जिम्मेदार तुम होगी। कारदार लहजा था जिसमें किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं था। दूसरी तरफ तो जैसे सख्ते की जैसी खामोशी तारी हुई। दुरांग ने एक कटीली निगाह विलियम के हवाइयाँ उड़े चेहरे पर डाली और कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। अनिल भी गुस्से में फ़ोन हाथ में थामे विलियम के करीब हुआ। रीना, घर वापस आओ। विलियम ने आंखें चुराते हुए गुस्से में फ़ोन के करीब होकर कहा। डैड, फीके से लहजे में दूसरी तरफ से रीना की दूर से आती आवाज़ थी। हाँ, घर वापस आओ फ़ौरन। विलियम ने दांत पिसते हुए हुक्म दिया। अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और कदम तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अनिल ने फ़ोन बंद किया और दुरान के कमरे की तरफ चल दिया। रूबी गर्दन को खम देकर असुन मलिक के करीब हुई। जब भी निकालेगा कुफर के कलमात ही निकालेगा मुँह से। जाहिल कहेगा, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करूँगा। इतने अमीर बाप की बेटी ठुकरा दी। विलियम अल्बर्ट की इकलौती बेटी ठुकरा दी। रूबी के लहजे में दुरान के लिए बिला का तासुब और गुस्सा था। उछलो मत ज़्यादा। ये मत भूलो कि तुम उसी कुफर के कलमात कहने वाले की कमाई खाती हो, और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि वो इस्लाम से मुतनफ़िर क्यों है। अपने बेटे की फिक्र करो, आजकल रात भर बाहर रहने लगा है। असद मलिक ने ठहरे मगर कांटदार लहजे में तंज के तीर बरसाए। रूबी ने तिनक कर असद मलिक की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ बिना देखे कदम ऊपरी सीने की तरफ बढ़ा चुके थे, जो लाउंज के वसत से ऊपरी मंजिल को चढ़ते थे। रूबी के चेहरे पर माजी के साए लहराए। मलिक हाउस के बिल्कुल ऊपर सूरज पूरी तमाज़त से चमक रहा था। छोटे से लॉन में लगे एक अदद दरख्त की शाखों पर चिड़िया दुबक कर बैठी आंखें मूंदे धीरे धीरे सांस ले रही थी। स्याह सीमेंट से बने फर्श वाली रेवड़ी में पुरानी सी कार खड़ी थी, जिसे वो रगड़ रगड़ के धोने में मसरूफ था। बनियान के नीचे सफ़ेद शलवार पहने, हाथ में पानी गिराता पाइप पकड़े वो कार को दिलो जान से धो रहा था। 22 साला यावर मलिक को अपने बाप की इस आखिरी निशानी से बेहद लगाव था। यही वजह थी हर छुट्टी के दिन वो नाश्ते के फ़ौरन बाद बुरी लगन से यही पहला काम करता था। उसे बीए करने के फ़ौरन बाद ही एक निजी पेस्टिसाइड कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। बड़े भाई ने बड़ा जिगरा किए कार उसके हवाले कर दी। बस तब से ये कार उसकी कुल कायनात थी। वो यूं ही गुनगुनाते हुए कार धो रहा था जब घर के लाउंज से उभरती आवाज़ों पर कान खड़े हुए। देवड़ी से एक जीना चढ़ कर खुलता लकड़ी का दरवाज़ा सीधा मलिक हाउस के लाउंज में ले जाता, जहाँ का मंजर हौलनाक था।
उमर रसीदा दस्तगीर बेगम बड़ी शान से पलंग पर विराजमान झर्री ज़दा हाथों में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमा रही थी। इसी पलंग के एक तरफ बैठी रूबी मलिक 3 साला दुरान के दोनों हाथों को मजबूती से दबोचे बैठी थी। दुरान के तन पर एक अदद निकर के अलावा कुछ नहीं था। उसके जिस्म पर और चेहरे पे जगह जगह चावल चिपके हुए थे। पलंग से कुछ दूर फर्श पर चावल बिखरे हुए थे। वो और असमत वहीं गुस्से में खड़ी फर्श को घूर रही थी। असमत से कुछ दूरी पर लकड़ी की कुर्सियों पर 2 साला बुरहान और 3 साला फायका मुंह लटकाए बैठे थे। आंखें नीची कर, रूबी ने चीख कर कहा और साथ ही पूरी कुव्वत से खींचकर थप्पड़ दुरान के गाल पर रसीद किया। 3 साला दुरान के दोनों हाथों को मजबूती से थामे वो उसे गुस्से से घूर रही थी, जबकि वो निडर अंदाज में पूरी आंखें खोले रूबी को आंखों में झांक रहा था। सुना नहीं, आंखें नीची कर, रूबी ने तिलमिलाकर एक और थप्पड़ उसकी फूली हुई सफेद गाल पर रसीद किया। उसके दोनों गाल सुर्ख हो चुके थे, मगर आंख में एक आंसू तक नहीं था। होता भी कैसे, वो कौन सा ये पहली बार मार खा रहा था। हर रोज सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक ऐसे कई चमाट वक्फे वक्फे से उसके गाल पर रसीद होते रहते थे। बस हाथ बदलते रहते थे। उफ खुदाया, माजी देखे तो कैसा ढीठ है, सांप की तरह आंखें निकाले खड़ा है, मझाले जो झपक भी दे। रूबी ने नाक फुलाकर दस्तगीर बेगम की तरफ देखा। वो तस्वीर के दाने गिराते हुए अब हिकारत से दुरान की तरफ देख रही थी। रूबी ने नन्हे से दुरान को कंधों से पकड़कर ऐसा झंझोड़ा कि वो पूरा हिल गया, पर पलक न झपकी। आफत का परकाला कहीं का, कितनी दफा रोका है, फायका और बुरहान की प्लेट में से ना खाया कर, पर नहीं, फिर वही काम। तुझे जब अलग डाल कर देते हैं क्या तकलीफ होती है, जो उनकी प्लेट में भी हाथ डालता है। रूबी गुस्से से उसे झुंझोड़ते हुए उस पर चीख रही थी। गंदा खून ना हो तो। एक और जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। यावर जैसे ही लॉन्च के दरवाजे पर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर तड़प गया। भाभी, ऊंची आवाज में पुकारा। तेजी से लंबे ढक भरता आगे बढ़ा और झपट कर दुरान को रूबी से पीछे किया। छोड़ो इसे, 3 साल का बच्चा है वो, अगर बच्चों के साथ मिलकर खा ही लिया कुछ तो आपको यूं क्यों पीट रही है उसे। यावर गुस्से में चीखा था। 3 साल का, नाक में दम कर रखा है इसने, रूबी ने उसी के अंदाज में चिक्कर जवाब दिया। पास खड़ी असमत तनक कर आगे हुई। और तुम जो उसके हिमायती बनकर कूद पड़े हो, घर का काम तुमने करना रहता है क्या, या हमने। भाभी ठीक ही तो कर रही हैं, हाल देखो क्या किया है इसने, सारे फर्श पर चावल ही चावल। असमत ने भी रूबी का भरपूर साथ दिया था। देती भी क्यों ना, तलाक याफ्ता एक बच्ची के साथ मैके में रहना हो तो रूबी जैसी भाभी का साथ देना ही पड़ता है। 1000 दफ़ा इसे समझाया है, तुम सिर्फ अपनी प्लेट में खाया करो, पर नहीं, ढीठ है पूरा, प्लेट पलीत ना हो तो। असमत ने दांत पीसते हुए कहा और आगे बढ़कर एक थप्पड़ दुरान की पूंछ पर जड़ दिया, जो यावर की टांगों से चिमटा खड़ा था। यावर ने तड़पकर उसे गोद में उठाया और गले से लगाया। बाजी, खुदा का खौफ करे, कुछ नवीन भाई का खून है ये, पलित कैसे हुआ, मुसलमान है, दुरान है। यावर ने हैरत और गुस्से से मिले जुले लहजे में कहा। हाँ, नवीन का है, तुम्हें कैसे बताइए। पता नहीं मुआ उस अंग्रेज बुड्ढी के किस मियाँ से होगा, कोई एक होगा, या उसका नाम रख लेने से मुसलमान हो गया क्या। पलीत है ये, अभी 1 साल से डॉक्टर के पास तक तो लेकर जा न सके तुम। आया बड़ा हिमायती, दस्तगीर बेगम ने हिफकारत से कहते हुए नफरत का अपना हिस्सा डाला। बस करें आप लोग तो, आप लोगों से बहस फिजूल है। डॉक्टर के पास ले जाऊं, इसकी देखभाल की उम्मीद आप जैसे उसे करूं। और असमत बाजी, रूबी भाभी, आज के बाद दुरान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यावर ने नाक फुलाए अंगश्त उंगली खड़ी की। चल तू जा, छुट्टी के दिन दिमाग खाने आ जाता है हमारा, उसकी हरकतें पता हो ना तुझे तो फिर पता चले। असमत ने हाथ हवा में उठाए गुस्से में कहा। बिल्कुल दुरुस्त, भला की औलाद है ये, फिरकी की तरह पूरे घर में उधम मचाता है, और बात तो जैसे कोई समझ में आती ही नहीं इसके, कुछ भी कह दो बस घूरने लगता है। रूबी के अंदर मौजूद कड़वाहट उरूज पर थी। इतनी तो मार खाता है बेचारा आप सबके, क्या दिमाग काम करेगा इसका, क्यों दिखावा कर रहे हैं दुनिया के लिए, इससे अच्छा किसी यतीम खाने में छोड़ाते इसको। यावर दिलखराश लहजे में चीख उठा था। हाँ, तुझे बहुत खुदा तरसी है ना, तो तू क्यों नहीं ले लेता गोद। रूबी ने नाक चढ़ाई। ले लूँगा भाभी, मैं ले लूँगा, अब मैं शादी इसी लड़की से करूँगा जो इसे कबूल करेगी। यावर ने तन का जवाब दिया। रूबी का रंग एकदम से फीका पड़ा, ये तो उसी के सर पर पड़ गई थी। अब यावर ने अगर उसकी बहन सोनी से शादी से इनकार कर दिया तो। यावर दुरान को सीने से लगाए कमरे में जा चुका था, जबकि वो दम बखुद तक खड़ी रह गई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी, जैसे किसी ने हत्थे पर हाथ रखकर घुमाया हो, और फिर दरवाज़ा चढ़ाहट की मध्यम आवाज़ के साथ खुला। उसे फकत सुनाई दे रहा था। आंखों पर स्याह पट्टी बंधे होने की वजह से वो कुछ भी देखने से कासिर थी।
अभी तक वो उस शख्स के कंधे पे मौजूद थी, सर ऊपर उठाए इधर उधर घुमा रही थी। साया पट्टी से ढकी आंखों से नीचे पपड़ी ज़्यादा लब थोड़े से खुले थे। दरवाज़ा खुलने के बाद उस शख्स के आगे बढ़ते कदमों के साथ ही अचानक इर्द गिर्द से उभरती बहुत सी आवाज़ें कान के पर्दों से टकराई। आवाज़ें इतनी ज़्यादा और मिली जुली थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक वो शख्स एक जगह रुका और झटके से उसे नीचे उतारा। उसके पांव अब जमीन पर थे। हाथ पीछे बंधे होने के बाद एक पल के लिए वो लड़खड़ा गई। बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। अब कोई उसके सर के पीछे से पट्टी खोल रहा था। जैसे ही पट्टी खुली, छत पर जलती बत्तियों की तेज रोशनी के बाद एक लम्हे के लिए आंखें चुंधिया गई। आहिस्तेगी से आंखों के पपोटों को सिकोड़कर धीरे से खोला। सुर्ख डोरियों वाली पुतलियों में सामने के बनते अक्स के साथ खौफ का साया वाज़ेह था। ये एक लंबी गैलरी थी जिसके दाएं बाएं जेल नुमा कमरे थे। क्या छोटा सा घर है हमारा, जैसे कोई डरवा हो। मुझे नफरत है अपने घर से। जहन में अपनी ही आवाज़ की बाजगश टकराई। इस गैलरी की छत सर के बहुत करीब थी और छत के अंदर कतार दर कतार बल्ब नस्ब थे। एकदम से जैसे घुटन का एहसास बढ़ने लगा। ये शायद बेसमेंट था, इसलिए सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। अगर मेरे शौहर के घर बालकनी ना हुई तो मैं उसे कहूँगी नया घर ले। तुम्हें पता तो है मुझे खुली जगह, छत, बालकनी और समंदर कितना पसंद है। जहन में फिर से आवाज़ उभरी। ओह ओह जीसस, मौत इसी का नाम है शायद। जबान तलवे से चिपक जबान तालू से चिपकने लगी थी। सांस हलक में अटकने लगा था। ख्वाब के बाद दिल लर्जने लगा था। इस जगह का मंजर दिल दहलाने लगा था। हर कमरे का दरवाज़ा जेल की सलाखों की तरह था और डिजिटल लॉक लगे थे। वो खौफ से आंखें फाड़े देख रही थी। वो शख्स अब कोहनी के करीब से उसका बाजू थामे आगे बढ़ रहा था। वो हवास भागता हैरत से फटी आंखें दाएं बाएं घुमाकर देख रही थी। हर कमरे में तकरीबन 4 या 5 लड़कियां थीं और छोटे से डरबे नुमा उन कमरों में दाएं बाएं दीवारों के साथ लोहे के बने पलंग और ऊपर नीचे रखे गए थे। मैली कुचली दीवारें जिन पर आह बका दर्ज थी। हर कमरे की हर दीवार पर कोयले और खून से कुछ न कुछ लिखा हुआ था, कुछ बना हुआ था। वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी, लड़कियाँ सर उठाए मुतहिर आंखों से उसे देख रही थी। अजीब वहशत थी सबकी आंखों में। चेहरे मुरझाए, बाल बिखरे और तन पर कपड़ों के नाम पर बस छिदड़े। वो अंदर से कांप गई। ये कैसी जगह थी जहाँ लड़कियों को जानवर की तरह रखा हुआ था। सियाह फार्म अब एक कमरे के सामने रुक चुका था और जेब से एक कार्ड निकालकर कमरे के दरवाजे का डिजिटल लॉक खोल रहा था। कमरे में पहले से मौजूद लड़कियां अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा थी। लॉक खोलने के बाद उसने सलाखों वाला दरवाज़ा स्लाइड किया और एक झटके से उसे अंदर धक्का देने के बाद दरवाज़ा फिर से स्लाइड करते हुए बंद कर दिया। वो लड़खड़ाती हुई सामने पलंग से जा टकराती। अगर पलंग के पास खड़ी लड़की उसे थाम न लेती। उसने खौफ से फटी आंखों के साथ कमरे में पहले से मौजूद 3 लड़कियों को देखा। 2 मगरिबी और एक लड़की मशरिकी रंग और रूप की थी जिसने आगे बढ़कर उसे पलंग से टकराने से बचाया था। बिल्कुल सामने वाले कमरे में मौजूद लड़कियां भी अब सलाखें थामे सर उनसे जोड़े उसे ही देख रही थी। तर्स के अलावा उनकी आंखों में उसके लिए और कुछ नहीं था। मशरिकी लड़की अब उसके पीछे बंधे हाथों को टेप से आज़ाद कर रही थी। हर लड़की बेबस दिखाई दे रही थी, थकी हुई जिंदगी से बेजार। उसको कुछ देर यूं ही खामोशी से देखने के बाद वो सब अपनी जगह पर वापस जाने लगी थी। मगरिबी लड़कियां आपस में मुख्तलिफ ज़बानें बोल रही थी जिसकी उसे कोई समझ नहीं थी। सबकी नखियों से उसे देखकर अब कानों में बातें कर रही थी। ये सब हैरान हो रही हैं, तुम रो नहीं रही इसलिए क्योंकि यहाँ हर नई आने वाली लड़की पहले चीखती और रोती है। अकब से उसी मशरिकी लड़की की आवाज़ उभरी। वो उर्दू बोल रही थी। वो चौंक कर मुड़ी। इस दियारे गैर में हम ज़बान कोई मिला था। मुड़ते ही हैरत और खुशी की हल्की सी रमक चेहरे पर सजाए उस लड़की की तरफ देखा। वो बेहद हसीन, नकूश और सफ़ेद रंगत वाली लड़की थी जो अब उसे देखते हुए फीकी सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। कहाँ की हो? धीमे से लहजे में वो उससे सवाल कर रही थी जबकि वो कमरे का जायजा लेने में महू थी। 4 पलंग थे, 2-2 करके पलंग ऊपर नीचे रखकर कमरे के दाएं और बाएं दीवार के साथ लगाए हुए थे। सामने की दीवार में एक दरवाज़ा था, शायद वॉशरूम था। कहाँ की हो? लड़की ने फिर से सवाल दोहराया। उसने फटी फटी वहशत ज़दा निगाहों का जाविया बदला और सवाल पूछने वाली की तरफ देखा। वो हमदर्दी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब की मुंतज़िर थी। पाकिस्तान। बामुश्किल पपड़ी ज़दा लब खोले, फीकी सी आवाज़ जिसमें गले की खड़खड़ाहट शामिल थी। हम भारत से। उसके पूछने से पहले ही लड़की ने अपना मुल्क बताया। वो बोसीदा सी पैंट शर्ट में मलबूस थी और गले में स्कार्फ था। चेहरा शफाफ था, ना कोई दाग ना कोई बाल। अगवा हुई थी क्या? अगला सवाल पूछ रही थी। नहीं, शादी। थूक निकला और फिर से
ارد گرد دیکھا، باقی دونوں لڑکیاں آپس میں باتوں میں مصروف تھی۔ اوہ اللہ، اللہ مسلم ہو؟ حیرت سے سوال کیا۔ وہ خود اپنے حلیے سے مسلم ہی لگ رہی تھی۔ نہیں، کرسچن، مختصر جواب دیا، اور اس کی طرف سوالیہ نگاہ دیکھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی۔ ہم مسلم ہیں، تمنا نام ہے، اسمگل ہو کے یہاں پہنچے ہیں۔ دکھ بھرا لہجہ، ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت ہوئی۔ نصیب سورج سے نہیں جڑے ہوتے۔ ہاں، سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کر اس بات پر یقین اور پختہ ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمنا نے ملائم سے لہجے میں سوال کیا۔ جوئی، جوئی جان، آہستگی سے جواب دیا۔ روشنیوں کے شہر کراچی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر گہری ہوتی شام کے حسین منظر کو دوبالا کر رہا تھا۔ سڑکوں پر انگرت گاڑیاں شام ہوتے ہی اپنی تعداد دگنی کرتے ہوئے ہارن اور دوسرے بے ہنگم شور کا اضافہ کر چکی تھی۔ لائنز ایریا کی عمارتوں کے مشترکہ میدان میں کھیلتے لڑکے بھی اب اندھیرا پھیلتے ہی جوک در جوک میدان کے مختلف گیٹوں میں سے ہنستے اچھلتے ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے باہر نکل رہے تھے۔ جوئی بھی روز کے معمول کے مطابق بالکنی کی ریکنگ پہ کونیاں ٹکائے اور نگاہیں سامنے میدان میں درخت کے نیچے رکھے اس بینچ پہ جمائے کھڑی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے جوڑے میں رنگت صاف لگ رہی تھی۔ گھنگرالے بالوں کی ڈھیلی سی پونی بنانے کے سبب انگنت بالوں کی لٹیں کانوں کے پاس سپرنگوں کی طرح جھول رہی تھی۔ آنکھوں کا حجم بہت دور نگاہ مرکوز کرنے کی وجہ سے قدرے کم تھا۔ وہ بہرا خوبصورت سبز پتھر جیسی آنکھوں والا لڑکا آج بھی وہاں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ یوں ہی بے سبب اس پر نگاہیں مرکوز کیے اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک عقب سے قدموں کی چاپ پر چونک کر پیچھے مڑی اور سنانا کے ہاتھ میں پکڑے بھاپ اڑاتے چائے کے کپ کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ وہ دوسرے ہاتھ میں اپنا چائے کا کپ تھامے ہوئی تھی۔ موسم سرما کی آمد تھی اور کراچی کی ہوا میں ہلکی سی کھنکی محسوس ہونے لگی تھی۔ لو پیو، اور میں نے شام کی چائے بنائی ہے، اب ابا کی رات کی چائے تم بناؤ گی؟ سنانا نے چائے کا کپ پکڑاتے ساتھ ہی حکم جاری کیا۔ اس نے کھوئے سے انداز میں سنانا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور اس کے اندر سے اٹھتی بھاپ میں دھیرے دھیرے سے ہاتھ کو دائیں بائیں گھمانے لگی۔ دھیرے دھیرے میری زندگی میں آنا، دھیرے دھیرے میرے دل کو چرانا۔ سنانا چائے کے کپ کو ہاتھ میں تھامے مدھم سے سر میں گنگناتی ریکنگ تک آ چکی تھی۔ بغور سنانا کی طرف دیکھا اور پھر سے کپ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ سنانا، تمہیں پتہ ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کپ میں سے اٹھتی بھاپ اب کم ہو رہی تھی جس پر نگاہیں مرکوز کیے وہ سنانا سے سوال کر رہی تھی۔ اس کے اچانک سے کیے گئے سوال پر سنانا ایک دم سے گنگنانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس کی آنکھیں؟ سنانا نے حیرت سے چہرے کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے پوچھا۔ اسی کی، انو کے دوست کی۔ نگاہیں جھکائے ہی انکشاف ہوا۔ اس دن کے بعد وہ بلا زوات اس لڑکے کی پراسرار شخصیت میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس لڑکے کی عجیب سے حرکات اس کے ذہن میں تجسس پیدا کرتی تھی۔ اتفاق ایسا تھا وہ اکثر کہیں نہ کہیں اسے نظر آ ہی جاتا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھے جاتی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جس پر دل اور دماغ ایک ساتھ ہمک اٹھے تھے۔ وہ کوئی دل پھیک یا حسین صورت رکھنے والے لڑکوں پر مر مٹنے والی لڑکی نہیں تھی، اور نہ ہی اب کی بار کچھ ایسا تھا کہ وہ اس لڑکے پر مر مٹی تھی۔ بس کچھ تھا جو اس کے ذہن کی دوڑیں اس لڑکی کی طرف کھینچتی تھی۔ کیسی ہیں اس کی آنکھیں؟ سنانا نے اس کے چپ ہو جانے پر تجسس سے پوچھا۔ جوئی نے سامنے خلا میں نگاہیں جمائی۔ اندھیرا پھیل گیا تھا اور فلیٹوں کی بتیاں جگمگانے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیوں میں کتنی روشنیوں کا عکس تھا۔ پیشانی پر گہری سوج جیسی لکیریں اور سیاہ کناروں والے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ ایسی آنکھیں جیسے کوئی برسوں سے نہ رویا ہو اور اپنے رونے پر بند باندھ رکھے ہوں۔ کھوئے سے لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سنانا نے بھویں کٹی کے ناسمجھی ظاہر کی۔ یہی تو بات ہے، میں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ اس کی آنکھ کی پتلی پر ایک دبیز تہ جمی ہے، جیسے کوئی پرت ہو، اداسی کی پرت، ایسی پرت جس کے پیچھے بہت سے راز پنہاں ہوں۔ کھوئے سے لہجے میں وہ مسلسل بول رہی تھی۔ چائے کے کپ کے کناروں پر آہستگی سے انگلی پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبی وہ سنانا کو شک میں ڈال رہی تھی۔ سنانا نے شوقی نگاہوں سے گھورا۔ جوئی، تم مجھ سے سر پر سوار کیوں کر رہی ہو؟ مجھے عجیب سا وہم ہو رہا ہے۔ سنانا کی آواز میں اس کی حالت کو لے کر ڈر تھا۔ وہ جوئی سے چھوٹی تھی مگر دونوں کی دوستی گہری تھی۔ اسے جوئی کی اس لڑکے میں اتنی دلچسپی درا رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے جوئی کو کبھی یوں کسی لڑکے کے بارے میں اتنی گہرائی میں جا کر سوچتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، سر پر سوار نہیں کر رہی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اس لڑکے کی آنکھ کی پتلی پر سے اداسی کی وہ پرت ہٹ جائے۔ آہستگی سے چائے کا سپ لیتے پھر سے سامنے والی عمارت کی جلتی روشنی پہ نگاہ ٹکائی۔
मैं उसको रोता देखना चाहती हूँ। अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया। सनाना ने हैरत से कप लबों से हटाकर उसकी तरफ देखा। जब किसी को उदास देखो तो ख्वाहिश होती है उसे मुस्कुराता और हंसते देखे। तुम अजीब हो कि उसे रोता देखना चाहती हो। सनाना के लहजे में हैरत और ताज्जुब का मिला जुला आंसर था। हाँ, ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ वो इतना रोए कि उसकी आंखों से वो बोझलपन, वो उदासी छट जाए। जूही ने पुरसोच लहजे में अपने मकसद से आगाह किया। बात वाकई यही थी। वो सिर्फ उससे हमदर्दी महसूस कर रही थी। सनाना ने अपने सर को तासुब से नबी में जुम्बिश दी और चाय का घूंट भरा। मुझे अजीब लगता है जब कोई उस उम्र में इतना उदास हो, जिंदगी से बेजार हो। चाय का घूंट भरा और कमर ब्रेकिंग से टिकाए चेहरे का रुख सनाना की तरफ किया। कोई होगा उसे दुख भी। और ये किस किताब में लिखा है कि उदासी और बेजारी इस उम्र में नहीं हो सकती? सनाना ने उसकी बात की नफी कर दी। इस उम्र में उदासी और बेजारी कुछ देर की होती है, फिर छुट जाती है, लेकिन उसकी उदासी मुझे बरसों पर मुहित लगती है। जूही ने वसूख से अपना मौक़िफ़ पेश किया। तुम्हें कैसे पता बरसों की उदासी है? उसकी पथराई हुई आंखों से जूही ने फौरन जवाब दिया। और ये कब किया तुमने इतना गौर उस पर? सनाना ने आंखों को सिकोड़ते हुए इस्तफसार किया। कुछ दिन पहले सीढ़ियों में टकराया था, मध्यम से मुस्कुराहट के साथ जवाब आया। जूही ने कभी उससे कोई बात छुपा ही नहीं थी। सनाना अब खोजती निगाहों से उसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश में थी। आज मैं हिना के साथ लाइब्रेरी गई थी। चाय के कप को लबों से हटाकर एक और इंकशाफ की तमीज़ बांधी। सनाना ने भवें उचकाए सवालिया निगाहों से देखा और कप को लबों से लगाया। मैं एक किताब लाई हूँ, आहिस्तगी से अगली बात बताई। सीधे होकर निगाहें सनाना की निगाहों में गाड़ी। कैसी किताब? सनाना ने तजुस्सुस से पूछा। गूंगे बहरे लोगों से इशारों में कैसे बात करते हैं वो सीखने के लिए। आवाज़ को हद दर्जा धीमा रखते हुए किताब के बारे में बताया। क्या? सनाना चीख पड़ी थी। आंखें पूरी खोले हैरत से अपनी बड़ी बहन को देखा। क्या उसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी? ओ जीसस, क्या करती फिर रही है थी वो? सनाना की आंखों में खौफ के साए थे। जूही, तुम पागल तो नहीं हो गई कहीं? मतलब तुम अब उस लड़की से बात करोगी? सनाना ने दांत पीसते हुए पूछा। बाजू दबोचकर उसे एक झटका देकर अपने रूबरू किया। वो लड़खड़ाकर सीधी हुई। चाय का कप छलक गया। जूही, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, समझी? क्यों बिला वजह उस लड़के को इतना खोज रही हो? हमारी तो अनु लोगों से भी इतनी बातचीत नहीं है, और वो लड़का मुस्लिम ही लगता है। खबरदार, अगर तुमने कोई भी ऐसा कदम उठाया ना जान ना पहचान। सनाना गुस्से में उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर रही थी। ओ बाबा, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ उससे बात करने को? मैंने सोचा हो सकता है कभी। जूही ने हंसते हुए बात शुरू की। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सनाना ने सख्त अल्फाज में फौरन उसकी बात काटी। चलो, अब आने वाले हैं, अंदर चलते हैं। उंगली को खड़ी करते हुए हुक्म दिया। आंखें निकाले और आगे चल दी। वो यूं ही अक्सर छोटी से बड़ी बहन बन जाती थी। जूही ने कप को देखा। चाय ठंडी हो चुकी थी। एक निगाह उस खाली बेंच पर डाली जहाँ वो कुछ देर पहले बैठा था। गहरी सांस ली और सनाना के पीछे चल दी। यहाँ सारी लड़कियाँ मुख्तलिफ मुल्कों से स्मगल या अगवा होकर यहाँ पहुँची हैं। सपाट से लहजे में आवाज़ उभरी। जूही ने निगाह ऊपर उठाई और सामने बैठी तमन्ना की आंखों में देखा। बेतासुर मुर्दासी पुतलियाँ, जैसे किसी ने जीने की आस छोड़े हुए बार बार मरकर जिंदा हुई पुतलियाँ। वो हर बार की तरह उसकी भी आंखें पड़ रही थी। तमन्ना पलंग पर टांगे लटकाए उसके साथ बैठी थी। यहाँ आए उसे 20 मिनट और 10 सेकंड हो चुके थे, जिसमें वो तमन्ना को मुख्तसर अपने बारे में बता चुकी थी कि उसकी किस्मत उसे यहाँ तक कैसे लाई। सामने बेड वाली दोनों लड़कियां अब अपने अपने पलंग पर चुपचाप लेट चुकी थी। उन दोनों ने उससे नाम पूछने के अलावा और कोई बात नहीं की थी। अचानक एक सायरन जैसी आवाज़ें उभरी और पूरी गैलरी में जैसे हलचल मच गई। बेहंगम सा शोर था। लड़कियां भाग भाग कर सलाखों के पास आ रही थी। ये क्या हुआ? जूही ने हैरत से तमन्ना की तरफ देखते हुए पूछा। पहले वक्त का खाना आया है, तमन्ना ने आहिस्ते से जवाब दिया और उठकर खड़ी हो गई। बाकी दोनों लड़कियां भी अपने अपने पलंग से नीचे उतर रही थी। एक वो थी जो बस देख रही थी। भूख क्या होती है? आज फिर से दाल अम्मा। आज फिर से दाल अम्मा। आज तो अब्बा की तनख्वाह आई थी, आज तो कुछ ढंग का होता। निगाहों के सामने खुद को मुंह फुलाए देखा और फिर कांपते हाथों से डब्बे उठाती लड़कियों को देखा। हलक में आंसू का गोला अटक गया। सनाखों के पास बाहर की तरफ एक चाइनीज लड़का खाने के पैकेट रख रहा था। सारी लड़कियां भाग भाग कर सलाखों के पास जाकर अपना अपना पैकेट उठा रही थी। उनके दरवाजे के सामने भी उस लड़के ने 4 पैकेट रखे थे। तमन्ना ने भी आगे बढ़कर 2 पैकेट उठाए और वापस आई। एक पैकेट हैरानगी से आंखें फैलाई बैठी जूही की तरफ बढ़ाया।
जूही ने उसके हाथ में पकड़े पैकेट की तरफ देखा और फिर चेहरा ऊपर उठाया। ये जगह कौन सी है और क्या करते हैं ये लोग यहाँ लड़कियों के साथ? उसके हाथ में पकड़े पैकेट से बेनियाज बरतते हुए खौफ से पूछा। भूख तो मर चुकी थी, बस अब ये जानना जरूरी था कि लीता उसे यहाँ की छोड़ गया है और अब कब लेने आएगा, और यहाँ इस तरह लड़कियाँ क्यों बंद हैं? दोज़ख, हेल या फिर जहन्नुम भी कह सकती हो, तमन्ना ने दुष्ट लहजे में जवाब दिया। आगे बढ़ी और पलंग पर उसके साथ बैठ गई। सामने वाली दोनों लड़कियां उजलत में अपने अपने पैकेट को खोलकर नूडल्स खाने लगी थी। हेल, किसी कुएं से आती आवाज़ के मुतरादिफ आवाज़ थी। ख्वाब से फटी आंखों के सामने बैठी तमन्ना की तरफ देखा। वो पैकेट खोल रही थी। पूरे कमरे में अब नूडल्स की महक उभर रही थी। हाँ, ये दोज़ख है। यहाँ का हर पल हर लम्हा अजियतनाक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ खाने को 2 वक्त मिल जाता है। वो एक पैकेट खोलकर उसके अंदर चम्मच रखने के बाद जूही की तरफ बढ़ा रही थी कि क्या करते हैं ये लोग? घुटी सी आवाज़ में सवाल पूछा। जिस्म फरोशी करवाते हैं। और ये? तमन्ना ने अपने पेट से शर्ट को ऊपर उठाया। उसके पेट पर टाँकों के और जख्म के निशान थे। शायद उसका एक गुर्दा निकाल लिया गया था। जूही के हाथ कांप गए और घबराहट के बाद डिब्बा हाथ से नीचे गिरा। वो खौफ से हिल गई। तमन्ना सपाट चेहरे के साथ पलंग पर गिरे नूडल्स फिर से डब्बे में डाल रही थी, ऐसे जैसे वो पहले से जानती थी कि उसके हाथ से नूडल्स गिर जाएंगे। घबराओ नहीं, सबके नहीं निकालते और एक साथ सब कुछ नहीं निकलाते। ऑर्डर पर जिसका मैच हुआ उसका। तमन्ना ने नूडल्स फिर से उसकी तरफ बढ़ाए। दोज़ख, अब्दी सज़ा की जगह। हाँ, मेरा गुनाह बहुत बड़ा था और मुझे ऐसी ही सज़ा मिलनी थी, खुदावंद से। यहाँ भी और वहाँ भी। उसकी रूह काँप गई। डबडबाई आंखों से सामने तमन्ना की तरफ देखा। वो धुंधली हो चुकी थी। तो तुमने भी कोई गुनाह किया था? रुंधी भारी आवाज़ में सवाल पूछा। तमन्ना के नूडल्स मुंह में डालते हाथ रुक गए। निगाहें जूही की तरफ उठी। वो जूही की तरफ यूँ देख रही थी जैसे उसके चेहरे पर रकम गुनाह तलाश कर रही हो। अगर ये दोज़ख है तो ये किसी सज़ा के तौर पर है, किसी गुनाह की सज़ा, जैसे जैसे मैंने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह। तुमसे भी? तमन्ना की साकी नाकें देखकर बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, किया है। पैदा होने का गुनाह। बाप को बेटा चाहिए था और तीसरी दफ़ा भी हम दुनिया में आदम के, और हमारे बाद 2 छोटी बहनें आईं। उनके कसूरवार भी हम ठहरे। तल्ख से मुस्कुराहट उसके खूबसूरत लबों पे उतरी। 16 के हुए थे कि अब्बा ने एक बूढ़े नवाब से पैसों के एवज़ निकाह कर दिया। वो खोसी गई। उसके भूरे रंग की बड़ी सी मुर्दा आंखों में माजी की याद हल्की सी चमक उभरी। नूडल्स का डब्बा हाथ में काँप रहा था। शायद उन लम्हों का दर्द फिर से उसके रगों-पे में उतरा था। नवाब साहब का साल बाद ही इंतकाल हो गया। मरहूम के बेटों ने इद्दत के दिनों में अपना अपना हिस्सा डाला और हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वो सर नीचे झुका चुकी थी। लहजा अब जुकाम ज़दा था। घर वापस आए तो खुद पर दरवाजे बंद देखे। माँ ने अब्बा से चोरी पैसे थमाए और कहा, लखनऊ अपनी खाला की तरफ चले जाओ, वो कोई काम दिलवा देगी। घर आओगी तो बाप मार देगा। तुम्हारे पीछे भी अभी 3 पड़ी हैं। उसकी आंख से आंसू लुढ़क कर डब्बे में मौजूद नूडल्स पे आ गिरा। क्या करते? अकेली ही लखनऊ की ट्रेन पकड़ी और खाला की तरफ चल दिए, मगर खाला के घर ना पहुंच सके। वहीं ट्रेन ही में चंद मशकूक लोगों की नज़र में आ गए कि अकेली है, बेआसरा है। बस ट्रेन के बाथरूम में वो ज़बरदस्ती घुसे और बाजू में कुछ छुपो दिया। फिर जब भी आँख खुलती कोई नोच रहा होता था। ज़्यादा होश में आने लगते तो इंजेक्शन लगा दिया जाता था। जब मुकम्मल होश आया तो खुद को यहाँ पाया। वो अपनी कहानी सुना रही थी और जूही के रोंगटे खड़े हो रहे थे। यहाँ आकर असल अजियत का सफ़र शुरू हुआ। रूह तक को नोच खाया हराम के पिल्लों ने, और फिर एक दिन गुर्दा निकाल लिया। हैरान तो इस बात पर है कि जिंदा क्यों है, हम मर क्यों नहीं गए? जुकाम ज़दा भारी आवाज़ के साथ अब आंसू मुतवत्तर लड़क रहे थे। अब तो बस रोज़ दुआ करते हैं कि जल्दी मर जाए। तुम भी दुआ करो कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि यहाँ जो मर जाती है वही आज़ादी पाती है, और जब वो मर जाती है तो बाकी सब लड़कियाँ दरवाजे की सलाखें बजा बजा कर जश्न मनाती हैं। तमन्ना ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाकर कहा। वो दम साधे यकटक उसे देख रही थी। तमन्ना अब आंसू साफ करती नूडल्स ज़ाहिर मार कर रही थी। फिर उसको भी खाने का इशारा किया। खा लो, वरना यहाँ के चूहे भी बहुत भूखे हैं। तमन्ना ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाई। जूही ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा और फिर नूडल्स उठा लिए। जी, चलिए तो आज की कहानी को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। जूही अचानक से वहाँ से यहाँ कैसे पहुँची, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सच में मिस्ट्री है। चलिए देखते हैं इसके अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।